नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमए और बीए की जो सीरीज है उस पर लगातार ही अपना क्लास जो है वो कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा इंडो ग्रीक यवन शासक, इंडो ग्रीक कह लीजिए या यवन शासकों पर आधारित होगा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो इंडो ग्रीक शासकों के ऊपर आधारित रहेगा और हम देखेंगे कि इनके बारे में जो हमारे प्राचीन स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम आज इन्हीं के ऊपर सारे जो अपना विषय बिंदु है रखेंगे। तो आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर आधारित रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को पहले बता दें कि जब मैंने आप सभी को जब मौर्य वंश पढ़ाया था उसमें बताया था कि 305 से 306 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक यूनान आक्रमण होता है। सेल्यूकस निकेटस ने आक्रमण किया था। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इस आक्रमण को चंद्रगुप्त मौर्य ने असफल कर दिया था। उसके बाद इनसे समझौता किया था। समझौता करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि यह जब यूनान वापस चले जाते हैं तो वहां से इन्होंने एक अपने राजदूत को यानी मेगास्थनीज को भारत में भेजा था। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सेल्यूकस जो है वो यूनान शासक के साथ ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पृष्ठ में एक हमें आगे जब इनके यानी कि पौत्र जब हम देखते हैं कि जब भारत में दूसरी बार आक्रमण इंडो ग्रीक को शासकों का होता है, यानी कि जो इंडो ग्रीक यवन शासक हैं, कह सकते हैं कि यवनों का जो हमारे भारत पे आक्रमण होता है वह करीब हमें 250 ईसा पूर्व के आसपास 250 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो सेल्यूकस निकेटस के पौत्र थे, यानी कि जो उनके पोते थे, उनका नाम था एंटियोकस। जो सेल्यूकस निकेटर के पौत्र थे उनका नाम था एंटियोकस। इन्होंने ही ये उस समय यूनान पे शासन कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि पर्थियन और बैक्टीरियन, यानी कि आप देखेंगे कि जो एक इनका यूनान का एक कह सकते हैं कि राज्य कह लीजिए या भाग कह लीजिए, पर्थियन और बैक्टीरियन हमें देखने को मिलता है। पर्थियन और बैक्टीरियन तो ये दो प्रांत है, यह सेल्यूकस निकेटर के पुत्र यानी एंटियोकस जो थे उनके राज्य का एक हिस्सा था। और इसी राज्य में आप देखेंगे कि एक शासक हैं, आप देखेंगे डायोमेकस नामक एक शासक हैं। उन्होंने इसमें विद्रोह यानी कि मचाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब उन्होंने विद्रोह को प्रारंभ किया, यानी कि जब विद्रोह प्रारंभ होता है, डायोटोडस, आपको बता दें कि जो डायोटोडस है, डायोटोडस ने बैक्टीरिया में एक कह सकते हैं कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया। बैक्टीरिया में डायोटोडस ने बैक्टीरिया में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इन्होंने एक सत्ता जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। उसके बाद इन्होंने एंटियोकस यानी जो एंटियोकस सेल्यूकस निकेटस के पौत्र थे उनको पराजित करते हैं और उसके बाद एक जो सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो यह कर देते हैं। उसके बाद यह शासक बन जाते हैं, यानी कि जो डायोटोडस है यह शासक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यूनान का जब ये यूनानी शासक के रूप में करने लगते हैं। यूनानी शासक के रूप में यह कार्य करने लगते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब इन्होंने इस वंश पे अपना जो एक कह सकते हैं कि जो अपना वर्चस्व स्थापित किया, जब तो इन्होंने अपनी जो राजधानी थी
वो बैक्टा को बनाया, यानी कि जो बैक्टा थी, यानी कि बैक्टीरिया की जो राजधानी है वो बैक्टा है। तो बैक्टीरिया की राजधानी धानी बैक्टा को बनाया। बैक्टा कह सकते हैं या बल्क कह सकते हैं, बल्क का इलाका था, सॉरी माफ कीजिएगा, बल्क बल्क को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इनकी राजधानी है, फिर एक बार हमें यूथिडेमस नामक एक विद्वान एक शासक महत्वाकांक्षी शासक देखने को मिलता है, जिसने इस यूनानी साम्राज्य को एक बार फिर से सत्ता परिवर्तित कर दिया। यानी कि आप देखेंगे कि यूथिडेमस नामक शासक ने सत्ता को परिवर्तित कर दिया और एक यूथिडेमस नामक कह सकते हैं कि वंश का जो है वह नींव डाली। यूथिडेमस वंश की जो नींव है जो यूथिडेमस ने डाली, और इस यूथिडेमस वंश को हम यूथिडेमस वंश और भी नामों से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो यूथिडेमस है, इन्होंने एक नए नींव वंश की नींव डाली, और यूथिडेमस ने फिर उसके बाद भारत पे आक्रमण करने के बारे में सोचा। तो ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है कि डेमेट्रियस जो द्वितीय थे, यानी कि जो डेमेट्रियस प्रथम थे, इन्होंने जब सत्ता का परिवर्तन किया तो इसे डेमेट्रियस वंश या यूथिडेमस वंश भी कहते हैं। तो इनके जो पुत्र थे, यानी कि यूथिडेमस के जो पुत्र थे, उसका नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस इन्होंने भारत पे पहली बार आक्रमण किया है, ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और यहाँ के भारत के जो शासक थे अजय सेन, अग्रसेन कहीं पे अग्रसेन या अजय सेन हमें देखने को मिलता है। अग्रसेन ये यहाँ पे शासक के रूप में उस समय कार्य कर रहे थे। यानी कि भारत पे आप देखेंगे कि उस समय जब ये पश्चिम उत्तर भारत पे आक्रमण करते हैं तो उस समय शासन कर रहे थे। तो इन्होंने इनको उपहार समय, यानी कि जो डेमेट्रियस प्रथम थे, इनको उपहार स्वरूप 500 हाथियों को प्रदान किया था। 500 हाथियों को भेंट दिया था। तो यह खुशी होके, ऐसा कह सकते हैं कि खुशी होकर यह फिर से भारत से वापस चले जाते हैं कि जाने दीजिए, इन्होंने हमें उपहार दे दिया है तो अब हमें जाने की भारत में क्या जरूरत है। तो यह भारत से वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेमेट्रियस प्रथम, यानी कि जो डेमेट्रियस प्रथम थे, इनका पुत्र था डेमेट्रियस द्वितीय। डेमेट्रियस द्वितीय फिर यह भारत पे आक्रमण करता है, और आप देखेंगे कि भारत पे पहला, यानी कि आप देखेंगे कि भारत पे सफल यूनान आक्रमण जो हमें देखने को अब तक नहीं मिला था, वो हमें यही प्रथम यूनान आक्रमण देखने को मिलेगा। तो जब यह यूनान आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करते हैं, तो उसके बाद भारत की जो कह सकते हैं कि तक्षशिला से लेकर मथुरा तक का एक जो भाग था, यानी कि मैं आपको मैप में बताऊं तो अगर ये भारत का आप समझ लीजिए कि जो आधुनिक भारत है, आप समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वाला पूरा इलाका जो है, यह पूरा इलाका डेमेट्रियस ने युद्ध में अपने, यानी कि जब भारत पे आक्रमण किया था तो डेमेट्रियस ने इन सभी इलाकों पर एक कह सकते हैं कि अपना जो एक साम्राज्य था वो स्थापित कर लिया था। तो आप देखेंगे कि पश्चिम उत्तर भारत, यानी देखेंगे जो पश्चिम उत्तर भारत है, इसके समस्त प्रांत ऐसे जो सारे प्रांत थे उसे इन्होंने अपने कब्जे में मिला लिया था। उसके बाद हम देखेंगे, आपको एक बार मैं इनकी जो फिर से एक बार मैं समझाता हुआ चलता हूँ, क्योंकि ये जो थोड़ा सा ये जो सेशन है ये उलझा हुआ सेशन है। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा तो क्या रहेगा कि आपका जो समझ है वो विकसित होता चलेगा। तो मैं आपको एक बार पुनः इसको जो है एक बार फिर से समझाता हुआ चलता हूँ। तो आपको पहली बात बता दें कि जो सेल्यूकस निकेटस है, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस ने जब भारत पे आक्रमण किया था, तो आप देखेंगे कि यूनान शासक के रूप में यह उस समय शासन कर रहा था। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उसके बाद यह वापस चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे परास्त कर दिया। उसके ठीक लगभग 50 साल बाद, या कह सकते हैं कि कुछ साल 58 साल 50 साल 52 साल के आसपास एक बार फिर से हमें जो यूनानी साम्राज्य है उसमें हमें उथल पुथल देखने को मिलती है,
और उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो पुत्र था, यानी सेल्यूकस निकेटर का जो पुत्र था एंटीओकस, यह उस समय शासन कर रहा था यूनान पे। और वहां की जो दो राज्य थे, यानी कि जो एक पार्थियन थी और एक बैक्टीरिया थी, यह दोनों शासकों यहाँ के मतलब कह सकते हैं यहाँ के जो अमात्य थे, या कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर विद्रोह का जो है वो बिगुल फूंक दिया, यानी कि विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो बैक्टीरिया में जिन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था उनका नाम था डायोटोडस। डायोटोडस जो थे, इन्होंने बैक्टीरिया में विद्रोह प्रारंभ किया। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने एंटीओकस को परास्त करने के बाद यहाँ पे एक सफल, यानी कह सकते हैं एक यूनान बैक्टीरिया शासन का नींव डाला। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने इसको जब नींव डाला, उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो बल्ख को बनाया। बल्ख को उस समय राजधानी थी इनकी, बैक्टीरिया की जो राजधानी थी उसको बल्ख को बनाया। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि यूथिडेमस नामक एक शासक है जिसने डायोडोटस को मार करके, यानी कि जो डायोडोटस के पुत्र थे उनको मार करके उसके बाद एक यूथिडेमस वंश का नींव डाला। उसके बाद हम देखेंगे कि यूथिडेमस नामक शासक जो थे इन्होंने डाला। उसके बाद जो डेमेट्रियस थे उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, और यहाँ के जो उस समय के शासक थे उस समय थे अग्रसेन जो थे, इन्होंने इनको 500 हाथियां उपहार स्वरूप प्रदान किया। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया कि इनको फिर जब इन्होंने हाथियां इनको प्रदान की तो यह वापस फिर भारत पे आक्रमण नहीं करते चले जाते हैं। लेकिन इनका जो पुत्र था, यानी कि जो डेमेट्रियस का पुत्र था, डेमेट्रियस द्वितीय कह सकते हैं, यह जो था यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो इसने फिर से भारत पर आक्रमण किया, और उसके बाद आप देखेंगे कि तक्षशिला से लेकर के, यहाँ पे मैंने आपको मैप में समझाने का प्रयास किया है कि तक्षशिला से लेकर के मथुरा तक के सारे इलाकों को उसने अपने कह सकते हैं कि एक अपने साम्राज्य का जो है वो हिस्सा बना लिया। उसके बाद हम देखते हैं ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा जब मिनांडर के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि जब फिर से यूथिडेमस वंश के बारे में आपको जब बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको इन सारी चीजों के जो बारे में है वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद जो डेमेट्रियस प्रथम थे, सॉरी माफ कीजिए, जो डेमेट्रियस द्वितीय थे, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो तक्षशिला को बनाया, या कि तक्षशिला को बनाया, हाँ तक्षशिला को बनाया। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इनका जो आक्रमण था, ऐसा स्टेबो का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। आपको बता दें इनके बारे में, तो मैं पहले इनको यहाँ पे लेकर आता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझाने में मुझे थोड़ी सी जो सहायता है वो मिलती रहेगी, क्योंकि जगह अगर रहेगा तो मैं समझा पाऊंगा, जगह के अभाव में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्योंकि ये जो एक सेशन है आपको समझने के दृष्टिकोण से, मैं अगर आपने जब तक एक किताब को अगर नहीं पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास की, तो आपको ये जो थोड़ा सा सेशन है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन वाला है। क्योंकि डेमेट्रियस द्वितीय, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। इनके बारे में हम देखते हुए चलेंगे कि इनका जो राज्य है वह तक्षशिला से लेकर मथुरा तक फैला हुआ था। तक्षशिला से लेकर मथुरा तक फैला हुआ था। मथुरा तक फैला हुआ था। भारत पे सफल आक्रमण करने वाला ये पहला यूनानी शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम इंडो ग्रीक शासक था। प्रथम इंडो ग्रीक शासन था। इस प्रकार से हम देखेंगे। और स्टबो नामक विद्वान है, जैसा कि मैंने आपको, अगर आपने मेरे विद्वानों के जो प्राचीन भारत में आए हुए यात्री हैं उनमें मैंने स्टबो नामक एक विद्वान का वर्णन किया है, यात्री का वर्णन किया है। तो आप बता दें इनके अनुसार, स्ट्रबो के अनुसार डेमेट्रियस ने सिकंदर से भी ज्यादा राज्यों को जीता था। यानी कि जो सिकंदर था, यानी कि जब मैंने आपको बताया था सिकंदर महान था,
तो उसके बारे में जब मैं बताया था कि 226 ईसा पूर्व में उसने भारत पे आक्रमण किया था, सॉरी माफ कीजिए 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पे आक्रमण किया था। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है, स्ट्रैबो का ऐसा उल्लेख है कि डेमेट्रियस ने सिकंदर से भी ज्यादा राज्यों को जीता था, से भी ज्यादा राज्यों को जीता था। सिकंदर से भी ज्यादा राज्यों को देखा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्ट्रैबो ही एक और ऐसा हमें वर्णन जो है वो स्ट्रैबो का देखने को मिलता है। स्ट्रैबो कहता है कि सिकंदर के मुकाबले डेमेट्रियस का जो आक्रमण था वो ज्यादा भारत के ऊपर कह सकते हैं प्रभावशाली रहा। यानी कि सिकंदर ने जो आक्रमण किया था उससे आप देखेंगे कि ये वाला जो आक्रमण है वो ज्यादा, जब आप प्रभावों के बारे में देखेंगे तो मैं आपको जब इनके प्रभाव बताऊंगा तब आपको समझ आएगा कि इनका जो आक्रमण था वो सिकंदर आप देखेंगे कि ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। यानी आप देखेंगे कि आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत की सीमा के अंदर नहीं घुसा था। हालांकि पंजाब अफगानिस्तान के जो कुछ हिस्से थे वह उसने जीत लिया था, लेकिन वो आधुनिक भारत में नहीं घुस पाया था। लेकिन यह जो है यानी कि ये डेमेट्रियस जो है इसने भारत के तमाम इलाकों यानी पश्चिम उत्तर भारत के देखेंगे जो जितने भी सारे इलाके हैं वो सभी इलाकों को इसने जीत लिया था। उसके बाद हम देखेंगे इसने रजत के यानी कि जो डेमेट्रियस है उसने रजत के सिक्के भी चालू किए थे। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे इनके बारे में तो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ तो यही है। और उसके बाद हम देखेंगे इस वंश का जो अगला शासक है यानी कि जो डेमेट्रियस वंश का अगला शासक है, सबसे महान शासक जो हमें देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट शासक है वो कह लीजिए कि ये तो मैंने एक आपको रूपरेखा तैयार करके दिया, लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा शासक है उसका नाम है, इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक है, वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर है। आपको बता दें कि मिनांडर के बारे में हमें तमाम जो जानकारियां हैं मिनांडर और नागसेन के बीच यानी कि जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है उनके बीच एक संवाद होता है, वाद विवाद कह लीजिए कि होता है। तो इनकी जो एक लेखनी है यानी कि हमें जो मिलती है मिनांडर और कैसे नागसेन के बीच की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो उस ग्रंथ का जो नाम है वो मिलिंद पन्हो है। तो हम इनके बारे में देखेंगे और इनके जो लेख हैं वो भी हमें देखने को यानी कि जो अभिलेख हैं वह भी हमें इनके बारे में देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक जो रूपरेखा थी तैयार करके दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि अब डेमेट्रियस के बाद ये जो हमारे मिनांडर है, हमारा जो आगे का सेशन है यानी कि अब हमारे अगला इस वंश के जो अगले शासक हैं उनका नाम है मिनांडर। तो हम मिनांडर के ऊपर देखेंगे क्योंकि मिनांडर थोड़े से जो है वो ज्यादा इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप इन सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपको कंफ्यूजन लेना ही लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इतिहास में मैंने देखा कि ये जो पार्ट है अगर आप सिकंदर के साथ इस पार्ट को पढ़ते हैं तो शायद आपको थोड़ी सी सहूलियत होती है पढ़ने के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर आप सिकंदर को पढ़ चुके हैं उसके बाद अगर आपने कुछ और वंशजों को पढ़ लिया है उसके बाद आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इन सभी के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ जो है वो देखने को मिलती है। मिनांडर, आपको बता दें कि मिनांडर डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक था यानी कि सबसे योग्य शासक कह लीजिए, और यह भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। यानी कि आप देखेंगे कि अगर सबसे हिंद एवं शासकों में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमें देखने को मिलता है तो वह मिनांडर है। हिंद यवन शासकों में अगर हमें कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय देखने को मिलता है तो वह मिनांडर है। आपको बता दें इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलते हैं वो मिलिंद पन्हों से देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में जो हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं और इनके दो अभिलेख भी हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। एक आपको मिलेगा
पहले मैं बता देता हूँ मिलिंद पनहो। जो मिलिंद पनहो है यह नागसेन और मिनांडर द्वारा रचित यह पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पनहो। तो आप देखेंगे इनके बारे में, तो हमें इनके बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है यह देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इनकी जो राजधानी थी, यानी इन्होंने जो राजधानी थी वह साकल को बनाया था। साकाल को अपनी राजधानी बनाया था। आप देखेंगे कि जब मिलिंद पनहो में हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इनका साकाल है ये इनकी राजधानी थी, और इनके जो उपाधि भी आप देखेंगे कि अलग अलग पुराणों में हमें इनके अलग अलग उपाधि देखने को मिल जाते हैं। तो वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, अगर मैं उन सभी को बताऊंगा तो थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा। तो आप इस बात को नोट करते हुए चलिए कि इनकी जो राजधानी है वो साकाल है, और इनका जो कह सकते हैं कि युद्धेमस वंश का ये सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है और भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। आपको बता दें इस शासक ने, यह पहला ऐसा शासक हमें देखने को मिलता है जिसने श्री कृष्ण और बलराम के आकृति के जो सिक्के हैं उसको प्रारंभ किया। आपको चक्र और कह सकते हैं कि चक्र और पर्ण के भी अंकन के जो इसने सिक्के प्रारंभ किए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सोने और चांदी के जो सिक्के हैं हमें इंडो ग्रीक शासकों में देखने को मिलते हैं। अगर भारत में आप देखेंगे कि सोने का सिक्का अगर जारी करने का सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है, तो जब मैं आगे अभी युद्धेमस जब वंश पढ़ाऊंगा तो उसमें एक शासक है, उन्होंने सबसे ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के को प्रभावित किया है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मिलिंद पनहो में, यानी कि आपको बता दें कि इनकी भेंट, आपको मैंने बताया कि इनका जो साम्राज्य था वो मथुरा से लेकर तक्षशिला तक फैला हुआ था, और इन्होंने, यानी कि इनके जो पिता थे, इन्होंने ही इस वंश का देखभाल किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि नागसेन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलिंडर का एक वाद विवाद होता है। मिलिंडर का नागसेन से मिनांडर का होता है। जो वाद विवाद को एक संग्रहित किया गया है, एक वर्णन दिया गया है, वो हमें मिलिंद पनहो, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो मिलिंद पनहो है उसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यह बौद्ध भिक्षु, यानी कि बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में यह दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जो नागसेन है वह इनको बौद्ध भिक्षु बना देते हैं। नागसेन इनको बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं। एक हमें मिनांडर का ऐसा लेख देखने को मिल जाता है, एक मिनांडर का हमें लेख देखने को मिलता है। मिनांडर कहता है नागसेन से कि अगर मैं चाहकर भी मैं बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं बौद्ध भिक्षु बना तो मेरे शत्रु इतने ज्यादा है कि वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हमें लेख देखने को मिल जाता है। आपको इस बात को कि मिनांडर मिलिंद पनहो में हमें ऐसा लेख देखने को मिलता है, जब इनको दीक्षा दे रहा होता है नागसेन, जब इनको दीक्षा देते हैं तो यह कहते हैं कि हमें मिलिंद पनहो में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि मैं चाह कर भी बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे शत्रु इतने ज्यादा है कि अगर मैं बौद्ध बना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यानी कि मुझे मार डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो साम्राज्य है इतना बड़ा फैला हुआ है, तो इनके जो शत्रु है भावी जो है इनके शत्रु ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार से ये इनका जो वर्णन है मिलिंद पन्नों में हमें देखने को मिल जाता है। मिलिंद पन्नों में हमें यह वर्णन देखने को मिल जाता है। मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ज्यादा बोर्ड पे जगह है नहीं, तो मैं काहे लिखूं। तो मैंने आपको बता दिया। और इनके दो अभिलेख मिलते हैं, एक बाजौरी से इनके दो अभिलेख हैं। मिनांडर के दो अभिलेख मिलते हैं।
अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो है वह रह अभिलेख, रह अभिलेख, और जो दूसरा है वो बाजौरी अभिलेख है, बाजौरी अभिलेख। आपको बता दें कि ये जो अभिलेख है, जो रेह अभिलेख है, यह हमें जो रेह अभिलेख है यह हमें यूपी के फतेहपुर से देखने को मिलता है। जो रेह अभिलेख है यह हमें यूपी के फतेहपुर से पूर्व में देखने को मिलता है। और जो बाजौरी अभिलेख है यह हमें सिलाकोट अभिलेख या पेशावर से प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि यह हमें यह अभिलेख का जो नाम है बाजौरी अभिलेख, यह इसका नाम है सिलाकोट का अभिलेख भी हम कह सकते हैं। और यह हमें पेशावर में देखने को मिलता है, पाकिस्तान के पेशावर में। आप जानते हैं पेशावर में हमें यह मिलता है। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो बाजौरी अभिलेख है यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। यानी कि जो खरोष्टी लिपि है, मैंने आपको बताया था कि आरमाइक, यानी कि आप देखेंगे कि जब हम इनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इनके प्राचीन सिकंदर के बारे में जब पढ़ते हैं, वहाँ आक्रमण के जब प्रभाव को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक जानकारी देखने को मिल जाती है कि जो आरमाइक लिपि है वो यानी कि आते आते आप देखेंगे कि जब यह काल आता है तो खरोष्टी लिपि का रूपांतर रूप जो हमें देखने को मिलता है वो आरमाइक लिपि का जो रूपांतरण है वो हमें खरोष्टी लिपि में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे ये यूनानी लेखन है, यानी कि आप देखेंगे कि जो अरमाइक लिपि है यह एक यूनानी लिपि है, लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद यानी कि भारत में आके इसमें जो मिक्सिंग होता है उसके बाद हमें यह खरोष्टी लिपि में देखने को मिल जाता है। तो यह जो लेख है हमें इस प्रकार की जो जानकारी है वह देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, यह यंग शासकों में से सबसे लोकप्रिय शासक था। इसने सबसे ज्यादा लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। आपको बता दें इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ पे मैंने बताया आपको पहले ही, मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस प्रकार से जो हम इनके बारे में बातें हैं वह देखते हुए चलेंगे कि इनके बारे में जो हमें एक पूरा जो रूप देखने को मिलता है वो यह है। और इनके जो रजत के सिक्के, आपको बता दें कि इनके जो रजत के हमें सिक्के देखने को मिलते हैं वो भी भारी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि आप देखेंगे सिलाकोट और बाजौर के इलाकों में हमें यह जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा चलने को, यानी कि आप देखेंगे कि एक अज्ञात यात्री की किताब है जिसका नाम है पेरिस द एरियन सी, ऐसा आप करके एक हमें अज्ञात यूनानी लेखक का किताब है, उसमें हमें देखने को मिलता है पेरी प्लस के अनुसार हमें ऐसा एक जानकारी देखने को मिलता है कि भड़ौज के मार्केटों में, या कह सकते हैं भड़ौज के व्यापार में, हमें सबसे ज्यादा जो मिनांडर थे इनके सिक्के देखने को मिलते थे। यानी कि भड़ौज के बाजार में भड़ौज के व्यापार में सबसे ज्यादा हमें मिनांडर का सिक्का देखने को मिलता है। मिनांडर का सिक्का जो है वह हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो मैंने इनके बारे में एक जो जानकारी थी वो आपको दिया। और आपको बता दें कि इस वंश का इनके बाद हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म को जब ग्रहण कर लेते हैं तो इन्होंने बहुत ज्यादा युद्धों में, ऐसा है कि कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपना युद्धों में ध्यान नहीं दिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनका जो मूल निवास स्थान था, यानी कि आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, बैक्टीरिया में, यानी कि जो इनका मूल निवास स्थान था बैक्टीरिया, वहां पर एक शासक उभर रहा होता है यूथिडेमस जिसका नाम था। आपको बता दें कि यूथिडेमस जिसका नाम था, यूथिडेमस जो शासक था इस समय वहां पे उभर रहा था।
और इसने जब देखा कि जो मिनांडर है वो भारत की विजयों में व्यस्त है, यानी कि भारत की विजयों में पूर्ण तरह लीन है, तो वो क्या करता है कि वहां पर एक अपना स्वयं का राज्य जो है वो स्थापित करने का प्रयास करने लग जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब मिनांडर की मृत्यु होती है तो इनके जो इस वंश के जो आखिरी शासक हैं, यानी कि आप देखेंगे कि मिनांडर वंश के जो आखिरी शासक हैं, आखिरी शासक, इनका नाम हमें देखने को मिलता है स्टेटो। आप देखेंगे कि स्टेटो जो है वह इस वंश के आखिरी शासक हैं। स्टेटो जो है इस वंश के आखिरी शासक हमें देखने को मिलते हैं। और आपको एक बार बता दें कि ये इस समय अवयस्क थे, यानी कि इनका जो उम्र था वो बहुत कम था। तो इनकी जो माता थी, यानी कि जो इनकी माता थी, यानी मिनांडर की जो पत्नी थी, इनका नाम हमें देखने को मिलता है मिनांडर की पत्नी थी एक्थाक्लिया। इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था एक्थाकिया। यह जो थी यह इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं और इनकी संरक्षिका बनती हैं, यानी कि आप देखेंगे कि इनकी संरक्षिका बनती हैं और इधर यह इनकी संरक्षिका के रूप में भारत में कार्य कर रही होती हैं। और उसके बाद हमें इधर यूथिडेमस वंश देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे यूथिडेमस जो वंश है यह उसमें प्रारंभ हो गया था। तो आप देखेंगे कि यूनान में यह वंश अपने प्रभुत्व में आ चुका था, यानी कि आप देखेंगे कि इधर इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है। और आपको बता दें कि मिनांडर के बारे में एक बात और बता दें कि ऐसा हमें प्लिनी की एक पुस्तक है उसमें हमें ऐसा देखने को नेचुरल हिस्टोरिका, आपको बता दें कि जो प्लिनी की पुस्तक है उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका, यानी कि आप देखेंगे कि नेचुरल हिस्टोरिका यानी कि असली जो हिस्टोरी है वो उसमें दिखा गया है, ऐसा हिंदी अनुवाद में देखने को मिलता है। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी के अनुसार जो मिनांडर था इसका जो मृत्यु होता है वो शिविर में होता है, यानी कि आप देखेंगे कि युद्धों के दौरान जो शासक हुआ करते थे वो शिविर में रहा करते थे, तो जो इसकी मृत्यु होती है वह शिविर में होती है। इस प्रकार से जो प्लिनी है उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि जो मिनांडर थे इनकी जो मृत्यु होती है वह शिविर में होती है। और भी हमें इनके बारे में तथ्य देखने को मिलते हैं, बौद्ध तथ्य भी देखने को मिलते हैं कि इनके बाद इनका एक स्तूप बनाया जाता है, वो भी हमें देखने को मिलेगा आगे। तो मैं आपको बता दूं कि इधर जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी जो वाइफ थी एक्थाक्लिजा जो थी वह एक संरक्षिका के रूप में, जो स्टेटो थे यानी कि इनके जो पुत्र स्टेटो थे उनके संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं। और उसके बाद यूथिडेमस वंश इधर प्रारंभ हो रहा होता है। तो आपको बता दें कि यूथिडेमस जो वंश है इसका जो पहला शासक हुआ उसका नाम था यूक्रेटाइटिस। यह व्यक्ति जो था इसने सत्ता को पलटा और उसके बाद अपना एक नया वंश जो है, जो कि मैंने आपको बता दिया यूक्रेटाइटिस वंश, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, आप इसको सुधार लीजिएगा अगर आपने नोट किया हो तो। जो यह वंश है यह यूक्रेटाइटिस वंश के नाम से विख्यात होता है, यूक्रेटाइटिस के नाम से यह जो विख्यात होता है। उसके बाद हम इस वंश के जो नींव, यानी कि इस वंश का जो नींव है वह यूक्रेटाइटिस डालता है यूनान में। और आपको एक बात बता दें कि जो यूक्रेटाइटिस है इसने स्वयं को शासक घोषित किया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके समय डेमेट्रियस भारत की विजय में फंसा हुआ था। इसने बैक्टीरिया से झेलम की राजधानी तक्षशिला में हस्तांतरित कर दी। आपको बता दें इसकी जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। आप देखेंगे कि जो इनकी मिनांडर की जो राजधानी थी वह हमें साकाल देखने को मिलता है, यानी कि जो साकाल इसकी राजधानी थी हमें यहाँ पे जो हमने पहले आपको बताया कि जो मिनांडर ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह साकाल था, लेकिन जो यूथिडेमस ने जो अपना राजधानी बनाया वह तक्षशिला को बनाया। और आपको जैसा कि पता है कि जब इनकी जो पत्नी थी इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो यूक्रेटाइटिस है
यह समस्त साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और अपने यानी कि देखेंगे कि तक्षशिला से लेकर मथुरा तक का जो साम्राज्य है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यूनानियों ने पहले इस पर विजित कर यानी कि विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। लेकिन एक चीज हमें और देखने को इसमें मिल जाता है कि इसी वंश के एक शासक हैं, हमें ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि भद्रबाहु है, जो शुंग वंश के शासक हैं। जैसा कि मैंने आपको शुंग वंश में जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वहां पे शुंग वंश के शासक जो है उनका नाम भद्रबाहु, और उनके शासन काल में एंटीओकस नामक एक शासक इसी वंश के हैं, यानी कि बता दें इस वंश के अगले शासक जो हैं वो एंटीओकस थे। एंटीओकस ओक्साल ऐसे करके हमें देखने को मिलता है। एंटियाल कीडस, माफ कीजिएगा, इनका नाम जो है वो एंटियाल जो कीडस है, इन्होंने शुंग वंश के शासक, यानी कि जैसा कि मैंने आपको जब शुंग वंश पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि शुंग वंश के शासक जो भगद्रसेन थे, यानी कि जो उनका नाम था भागभद्र, जो शुंग वंश के शासक थे, उनके दरबार में यहाँ पे इस समय यह तक्षशिला में शासन कर रहे थे। जो भागभद्र थे वो तक्षशिला में शासन कर रहे थे और ये शुंग वंश के शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि जब शुंगों की आपसी बंटवारा होता है, हमें देखने को तो नहीं मिलता प्रमाण में, लेकिन ऐसा कहा जाता है, इनके ही अभिलेख में हमें जो है वो देखने को मिलता है कि जब शुंगों का बंटवारा होता है तो एक भाग जो तक्षशिला के पास का इलाका है वो इनको मिल जाता है भागभद्र को, और वहीं पे शासक कर रहे होते हैं। जो एंटीयालक्लीडस हैं, इन्होंने एक अपना राजदूत हेलियोडोरस, इनका जो राजदूत है, यानी कि जो ये वाले शासक हैं, आपको बता दें इनके राजदूत हेलियोडोरस को इनके दरबार में भेजते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बेस नगर का गरुड़ स्तंभ, जो मैंने आपको अभी तो नहीं बताया है लेकिन आपको बता दें, इन्होंने जब यह भारत में आते हैं, यानी कि जब इनके दरबार में आते हैं तो इन्हें जो भागवत धर्म है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, यानी कि ये भागवत धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। यानी कि यह आपको प्रथम ऐसे यूनानी देखने को मिलेंगे जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने भागवत धर्म को अपनाया था, तो आपको इस बात को नोट रखना है कि जो हेलियोडोरस है वो प्रथम यूनानी है जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया था। भागवत धर्म को अपनाया था और उसके बाद इन्होंने एक अपना जो अभिलेख है हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, इनका जो हेलियोडोरस का जो अभिलेख है, हेलियोडोरस का जो अभिलेख हमें देखने को मिलता है, हेलियोडोरस का जो अभिलेख है वो बेसनगर विदिशा है। आपको याद रखना है कि इस जगह का नाम है विदिशा बेसनगर में हमें गरुड़ स्तंभ लेख देखने को मिलता है, यानी कि इन्हीं का गरुड़ स्तंभ लेख देखने को मिलता है, जो कि वेसनगर विदिशा में स्थित है। वेसनगर विदिशा में स्थित है। इसमें हमें इनके भागवत धर्म में अपना जो धर्म है, उन्होंने यूनानी धर्म को छोड़कर भागवत धर्म को अपना लिया था और उसके बाद इन्होंने भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते में इन्होंने बेसनगर में इन्होंने एक अपना बेस बना दिया था, यानी कह सकते हैं एक गरुड़ स्तंभ का जो है वह इन्होंने लेख किया था, जिसपे आप देखेंगे कि भगवान विष्णु का जो कह सकते हैं वाहन है वह गरुड़ है। तो इन्होंने गरुड़ स्तंभ यानी कि भागवत धर्म को अपनाने के बाद एक गरुड़ स्तंभ का जो है वह निर्माण करवाया और उसपे सारी चीजें यानी कि भागवत धर्म के बारे में जो उसकी विशेषताएं थी वो सारी बातों का इस पे अंकन किया।
इस प्रकार से जो हम देख रहे हैं कि इनके एंटिया हेलियोडोरस के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला ऐसा यूनान राजदूत बताइए जिसने कि भागवत धर्म को अपनाया था। ये पहला ऐसा हमें शासक देखने को राजदूत देखने को मिलेगा जिसने कि भागवत धर्म को अपनाया है, और इसके अभिलेखीय साक्ष्य भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसने खुद गरुड़ स्तंभ में कहा है कि मैंने भागवत धर्म को अपनाया है, और उनके बारे में जो उनकी विशेषताएं हैं वह सारी बातों का यह वर्णन अपने गरुड़ स्तंभ में करता है और इसको अंकित करवाता हुआ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भागवत धर्म है उसका हमें एक स्वरूप देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक चीज और आपको बता दें कि जो इस वंश का शासक था, इसने सबसे ज्यादा यानी कि कह सकते हैं कि इसने सबसे ज्यादा स्वर्ण वज्र यानी एंटियोकस जो था, इसने सबसे ज्यादा यूनानी कह सकते हैं कि जो सोने के मुद्रा थे यूक्रिटाइटिस ने, आपको बता दूं यूक्रिटाइटिस ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं का जो है वो प्रयोग किया है, यानी प्रचलन जो है वो सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं का किया है। सोने की मुद्राओं का प्रचलन किया है। इसने सबसे ज्यादा सोने के मुद्रे जो शुद्ध सोने की मुद्राएं हैं वो सबसे ज्यादा जो चलाया है वो यही शासक है जिसने भारत पे सर्वप्रथम सोने अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं वो किस वंश ने चलाए थे, तो आपको इस बात को याद रखना है, यही एक वंश था जिसने हिंद यूनानी शासक थे जिन्होंने भारत पे सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसमें भी सबसे ज्यादा किसने चलाए थे, तो आपको याद रखना है यूक्रिटाइटिस। जो यूक्रिटाइटिस है, इन्होंने सबसे ज्यादा भारत में सोने के सिक्के जारी किए हैं, और इसमें आपको दोनों छाप यानी कि देखने को मिलेंगे। एक तरफ राजा का अंकन देखने को मिलता है और एक तरफ उसकी उपाधि और उसके नाम जो है वो उसका अंकन हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यूक्रिटाइटिस ने जो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है वो चलाए थे। और इनके धर्म के बारे में हमें कई बातें मिलती हैं, कई जगहों पे ऐसा देखने को वर्णन मिल जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो हमने एक इनके बारे में जो पूरी बातचीत थी वो मैंने आपको बताई और समझाई इनके बारे में। इस प्रकार से जो हमारे शासक हैं यूक्रिटाइटिस, और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं इनके जो सिक्कों के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बता दी कि इनके रजत के सिक्के जो थे वो हमें चक्र और पर्ण के जो अंकन हमें देखने को मिलते हैं और मीनांडर के देखने को मिलते हैं, जो कि हमें सकाल के जो इलाका है वहां से हमें देखने को मिलता है, वहां से हमें प्राप्त होते हैं। उस प्रकार से जो इनके बारे में हमने बातें थी वह डिस्कस कर ली। उसके बाद आपको बता दें कि अब इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम जो है हर्मियस है। इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है हर्मियस। आपको बता दें कि इस वंश ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे अपना शासन जो था वो बनाए रखा था। उसके बाद इस वंश का जो हर्मियन है, कि मैंने आपको बता दिया कि जो इस वंश का अंतिम शासक है हर्मियन, इसी के साथ ही साथ इनका जो 200 वर्षों का शासन काल जो है वह भारत पर खत्म हो जाता है। समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस ऐसा हमें वर्णन देखने को मिल जाता है कि इस वंश माने कि पूरे जो पूरे हिंद वंश शासक हैं, इनमें से हमें 39 शासक और 2 सम्राज्ञी यानी कि 39 शासकों का वर्णन मिलता है, 39 शासकों का और 2 सम्राज्ञी का वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो भारत पे एक हिंद यवन शासक जो है उनका एक तरह से जो अंत है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देख ले कि अब इनकी जो इन सभी के 200 वर्षों तक भारत पे शासन करने के बाद भारत की जो स्थिति थी, यानी कि जो भारत पे उस समय इनका जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वह क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप एक बार इन सभी बातों का जो है वो एक समावेश, एक अपना नोट्स जो है वो तैयार करते हुए चलिएगा। आप एक बार इसका इन सभी बातों का
एक तरफ से आप वर्णन कर लीजिएगा अपने पुस्तक में, उसके बाद का जो हम बात है वो करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको सारी बातें बताई, जो हर्नियस है इस वंश का सबसे लास्ट शासक है। उसके उसी के बाद हमें यानी कि पूरा जो हिंद यवन शासक है, इंडो ग्रीक शासक है, उनका जो भारत पे सत्ता है वो समाप्त होता हुआ दिख जाता है। और इसके बाद 200 वर्षों का जो उनका शासन काल, उसमें 39 शासक और 2 साम्राज्य जो थे, उन्होंने भारत पे अपना जो वर्चस्व था उसको स्थापित किया था, वो सभी समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इनके जो प्रभाव थे, यानी कि यवनों के यवनों को यवनों के भारत पर प्रभाव। जो यवनों का भारत पे प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला आपको प्रभाव बता दें कि सिक्कों का। सिक्कों का आपको बता दें कि जो भारत पे हमें पहला सोने का सिक्का देखने को मिलता है, यानी कि ठप्पा विधि का जो हमें सिक्का देखने को मिलता है, कह सकते हैं उसको ठप्पा विधि का जो हमें एक जो सोने का सिक्का देखने को मिलता है, वो इन्हीं के शासन काल में हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि सिक्कों की जो जानकारी हमें सोने के सिक्के और उस पर अंकन, एक तरफ राजा का चित्र और एक तरफ उनका नाम उपाधि जो है वो हमें अंकित हुआ हुआ, जो हमें पहला वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि जो इनसे जो भारतीयों ने सीखा है वो पहला है कि मुद्रा मुद्रा ढालने की जो प्रणाली है वो भारतीयों ने इनसे सीखा है। उसके बाद हम बता दें कि इनसे एक चीज और जो हमें सीखने को मिलती है वह है इनकी भाषा। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था अरमाइक भाषा, अरमाइक लिपि सॉरी, जिसका रूपांतरण मैंने आपको बताया कि खरोष्टी है। उसके बाद आपको बता दें कि कैलेंडर, कैलेंडर की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम हमें यूनानियों से सीखने को मिलती है। यानी कि जो हमारा पंचांग है, यानी कि जो नक्षत्रों की हम गणना करते हैं, वो सारी जो विधि है वो हमें इन्हीं से सीखने को मिलता है। ऐसा हमें कई जगहों पे वर्णन देखने को मिल जाता है कि भारतीयों ने इनसे कैलेंडर की जो जानकारी है वो प्राप्त की थी, इनसे सीखा था, इनके बारे में जाना था, और इनके जो समस्त बातें हैं वो हमें उसमें देखने को मिलती है। इन्होंने ही 7 दिनों के नाम और 12 महीनों के जो नाम हमें देखने को मिलते हैं, महीनों के नाम, वो हमने इन्हीं से सीखा है। यानी कि जो राशि फल और जो सारी चीजें हम देखते हैं एक पंचांग के रूप में, एक कह सकते हैं भविष्य जो हम देखते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो हमें इन्हीं से देखने को मिला था। एक चीज और आपको बता दें कि इनके आने के बाद जैसा आप देखेंगे कि रंगमंच, यानी कि जो रंगमंच है, रंगमंच उसका भी आविष्कार होता है। और उसमें यूनानी जो यमन यात्री होते हैं, कह सकते हैं कि जो उसमें नाटक करने वाले लोग होते थे, उसमें यमनों का हमें ज्यादा रोल देखने को मिलता है। जो वेशभूषा था वो भी हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि वेशभूषा वेशभूषा यमनों का देखने को मिलता है। को मिलता है इस प्रकार से जो हमने इनके बारे में डिस्कस किया, यानी कि जो इनके प्रभाव थे वो भी हमने देखा। लेकिन इन्होंने भी भारत से बहुत कुछ सीखा था। तो उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपसे पूछा जाए कि हिंद यवन शासकों ने भारत से क्या सीखा, तो आपको इसमें सबसे मेजर पॉइंट याद रखना है कि दर्शन शास्त्र। यवनों ने भारत से दर्शन शास्त्र की जानकारी ली। दर्शन के मामले में उनको जो जानकारी थी, यानी कि कह सकते हैं कि जो दर्शन की बातें भारतीय लोगों ने इनको सिखाई, वह चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि भारतीयों ने यवनों को दर्शन शास्त्र की जानकारी दी। जानकारी दिया। इस विषय में हम लोग इनके गुरु हुए
लेकिन ऐसा कहीं कहीं पे हमें वर्ड में देखने को मिल जाता है कि जो कैलेंडर की विधि में, यानी कि आप देखेंगे पंचांग के मामले में, यह लोग, ऐसा कहा जाता है कि ये लोग हमारे गुरु हैं, कि इन्होंने ही हमें सिखाया। आप देखेंगे कि कई सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, 5 सिद्धांत हमें पंचांग में 5 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। उस जो पंचांग के 5 सिद्धांत है, उसमें हमें एक ग्रीक कह सकते हैं, ग्रीक प्रणाली, और एक हमें यूनानी प्रणाली, इस प्रकार से जो 5 प्रणाली है हमें देखने को मिलती है, वो 5 के पांचों प्रणाली का जो जानकारी है इन्होंने भारत में पहुंचाया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज का जो हमारा क्लास था, यानी कि जो आज का हमारा सेशन था, वो हमारा इंडो ग्रीक शासकों के ऊपर आधारित था। मैंने इसको कम में और समराइज में आपको समझाने का प्रयास किया, यानी कि एक आपका जो जिससे आपका जो कार्य है वो पूर्ण रूप से परीक्षा के दृष्टि कोर्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने आपको समझा दिया। हालांकि ये थोड़ा सा चैप्टर जो है वो थोड़ा और बड़ा हो सकता है, अगर मैं इसको बढ़ाता तो करीब 1 से 2 घंटे का ये क्लास होता। तो मैंने आपको एक जो जितना हो सका उतना शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास है आज की अब यहीं तक रहेगी, और जो हमारा कल का क्लास होगा वो शकों के ऊपर होगा, यानी कि जो शक शासक हैं, शकों के ऊपर आधारित होगा, चाहे वो नापान हो, चाहे रुद्रामन हो, ऐसे सभी के ऊपर एक क्लास हमारा 1 या 2 क्लास जितने में हो पाएगा मैं उसको समराइज करने का प्रयास करूंगा। तो अब अगला जो हमारा क्लास होगा वो शकों के ऊपर आधारित होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रखी जाएगी। अगर आपको ये मेरा क्लास जो है पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर लें, ताकि ये जो जानकारी है वो आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो चलते हैं, जय हिंद।